वर्बल हाइपोथेसिस पे एक शॉर्ट नोट उसी तरीके से एक शॉर्ट नोट या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मुझे कुछ देना सर पे रजिस्टर वगैरह सब ऐसा लग रहा है कि स्क्रैच हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से एक टर्म आता है टैमिनिस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में देखोगे मिल जाएगा। टैमिनिस और साइंटिस्ट बाल्टीमोर। टैमिन नहीं पूछेगा क्योंकि नाम से मिल रहा है। शुरू से मैं बताती आ रही हूँ, जो नाम से पहचाना जाता है वो इजी क्वेश्चन होता है, वो नहीं आता है। बाल्टीमोर याद रखना है आपको, बाल्टीमोर, ज्यादा से ज्यादा बाल्टी। ओके, बाल्टीमोर इन 1970 ने इसको प्रपोज किया था। और दिस इज द रिवर्स फ्लो। जो सेंट्रल डॉगमा का आपका फ्लो है उसमें आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को रिपोर्ट किया गया था। और ईयर याद रखना, ये वो एरा आ गया जब आपका सीधे सीधे बायोटेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हो रहा था। ओके, 1964 टैमिन reported the reverse flow of genetic information from RNA to DNA in retroviruses. retroviruses कैटेगरी है जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? कल के दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का जवाब दो, ईस्ट कहाँ पे है? फातिमा तुम अभी शांत रहना। ईस्ट कहाँ पे है, ईस्ट कहाँ पे प्लेस किया गया है? एंड सेकेंड, वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या? सोच के बताओ। आरएनए, डीएनए नहीं होता है। बैक्टीरियोफाज अभी इसी चैप्टर में चला है, इसी चैप्टर में आया था ना जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी में। बैक्टीरियोफाज, उसके पास डीएनए था या आरएनए था? डीएनए था। न्यूक्लियोइड फॉर्म क्या होता है? न्यूक्लियोइड फॉर्म मतलब क्या? नेकेड डीएनए। न्यूक्लियस नहीं है उसको न्यूक्लियोइड नेकेड डीएनए बोलते हैं। अभी बताओ, समृद्धि बताओ, वायरस का जेनेटिक मटेरियल। आकाश, आकाश तो गया। यश बताओ बेटा। प्रतीक, प्रफुल्ल, निनाद, कोई तो बताओ। वायरस कहाँ पे पढ़ा हुआ है? किस चैप्टर में पढ़ा हुआ? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। वायरस में एदर डीएनए और आरएनए होता है, ये मार्क कराया था। कभी भी बोथ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वायरस के पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, वायरस लिविंग नहीं है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म होता है, वो वायरस में एब्सेंट होता है। तो वायरस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, या वर्ड रखना है। डीएनए है तो ऐसा नहीं होगा कि वहां पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में ही ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, एंजाइमेटिक प्रेजेंट होगा तभी ट्रांसक्रिप्शन होगा। वायरस एक सिंगल सेल नहीं है, असेलुलर है, ये सब प्रॉपर्टी है, लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कैरेक्टरिस्टिक है। और जेनेटिक मटेरियल में याद रखना डीएनए और आरएनए। तो रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल, ये क्वेश्चन है इसलिए हम यहाँ पे पूछ रहे हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? आरएनए होगा। आरएनए होगा, लेकिन रेट्रोवायरस के पास एंजाइमेटिक सिस्टम है और वो होस्ट के बॉडी में पहुंचने के बाद, एंजाइमेटिक सिस्टम मतलब होस्ट की बॉडी का ऐसा एंजाइमेटिक सिस्टम यूज करता है, हाईजैक करता है कि आरएनए से डीएनए को प्रोड्यूस कराने। कैसे होता है ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बताएंगे मैकेनिज्म। अभी बस इतना याद रखो। टैमिन क्या डिस्कवर कर दिए? टैमिन ने ये डिस्कवर कर दिया कि आरएनए से भी डीएनए बन सकता है। जो सेंट्रल डॉगमा का सीक्वेंस था डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, उसमें उन्होंने नई एक चीज ऐड की, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको बोलते हैं मॉडर्न सेंट्रल डॉगमा। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। In this process, DNA is formed on RNA template. बताओ जरा एंजाइम क्या होगा? डीएनए का फॉर्मेशन होना है, आरएनए का टेम्पलेट है। What will be the enzyme? RNA dependent DNA polymerase. Very good. For this, Tamin got Nobel Prize. That's why हम बोल रहे हैं, पढ़ लेना जरा इसको. In this process, enzyme reverse transcriptase is used. Process is reverse transcription. Enzyme is reverse transcriptase. प्रोसेस क्या चल रहा है? डीएनए से आरएनए का बनना।
डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए का बनना कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ये प्रोसेस हो गई आपकी ट्रांसक्रिप्शन and this is reverse transcription, and introduction of reverse transcription is the central dogma, modern central dogma. याद रहेगी ये बात। सेंट्रल डॉगमा पूछ रहा है, आप सिंपल चलो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। मॉडल सेंट्रल डॉगमा पूछ लिया, कॉम्बिनेशन बना के क्वेश्चन आया, तो फोकस करना वहां रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को आपको इंक्लूड करना। डिस्कवर्ड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर इन 1970, तो यहाँ से प्रपोज्ड हुआ और फिर डिस्कवर्ड हुआ 1975 में, नोबेल प्राइज मिला। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी पे बेस्ड आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक प्रोसेस होती है, लाइब्रेरी बनती है, cDNA लाइब्रेरी। cDNA लाइब्रेरी समझने की कोशिश करो। यूकैरियोटिक की जो स्ट्रेंथ है, जो लेंथ है डीएनए की, उसमें मैंने बताया कि इंट्रॉन है, एक्सॉन है। ओके, अगर आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अभी है आपका इसी चैप्टर में, अगर आप पूरे क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग करने जाओगे, पूरी इंफॉर्मेशन लेने जाओगे, तो इंटरवेनिंग सीक्वेंस की भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, ठीक है। लेकिन जस्ट सोचो कि अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन निकालनी है कि सारी इंटरवेनिंग निकल जाए और सिर्फ आपको कोडिंग सीक्वेंस मिले, तो आपको मैंने एक प्रोसेस बताई है कि आरएनए बनने के बाद होता है स्प्लाइसिंग, अभी पढ़ेंगे वो डिटेल में भी। उसमें निकलता है इंटरवेनिंग और फिर बनता है मैच्योर एमआरएनए। इसको बोलते हैं एचएनआरएनए और इसको बोलते हैं एमआरएनए। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे है इंजीनियरिंग, यहाँ पे है टेक्नोलॉजी। अगर हमने इसको रिवर्स कर दिया तो हमें ह्यूमन डीएनए का सिर्फ कोडिंग पार्ट मिल जाएगा। सोच के बताओ, कोडिंग पार्ट मिलेगा, नॉन कोडिंग तो इसमें रिमूव था, ये मैच्योर एमआरएनए। एमआरएनए की अब इस सीक्वेंस से अगर हमने लेबोरेटरी में डीएनए बना लिया, तो ह्यूमन की जितने कोडिंग पार्ट है वो आ जाएगी, वही मिलेगा हमें। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक होता है पूरा इंटरवेनिंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग सब पार्ट लेके सीक्वेंसिंग कर लो, आप पूरी पढ़ लो क्या कोड लिखा है, क्या लेटर लिखे हैं, उसकी लेंथ क्या है, ये सारा आपको वहां पढ़ाती हूँ मैं। एक होता है कि आप सिर्फ cDNA लाइब्रेरी देख लो, तो आपके पास वो इंफॉर्मेशन आ गई जिसपे आपको प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। इतनी बात कितने को समझ में आ गई, बताओ जल्दी। इसलिए भी ये टैमिनेज आपको ध्यान रखना है। रेज योर हैंड, समझ में आ गया एकदम अच्छे से ना कॉन्सेप्ट। दिस एंजाइम आल्सो यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू सिंथेसाइज कॉपी डीएनए, और इसी डीएनए से क्या होते हैं, इसको कॉपी डीएनए बोलते हैं, सी को कॉम्प्लीमेंट्री, कॉपी इसमें कंफ्यूजन करता है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी भी बोलते हैं, जो आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री हो, ठीक है, टेक्निकली कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी बेस्ड हो कॉपी डीएनए। तो इससे आप यहाँ पे ध्यान रखो कि सभी कोडिंग पार्ट रहेंगे इस डीएनए में, सिर्फ कोडिंग पार्ट रहेंगे, नॉन कोडिंग पार्ट या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड और कोडिंग पार्ट जब हम बोल रहे हैं उसमें डिफरेंस समझना। सिर्फ एक्सॉन एंट्रॉन में इंट्रॉन्स नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मैच्योर आरएनए से बनाए जा रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। इसको किसने दिया? बाल्टीमोर और टैमिन ने। कब अवार्ड मिला है उनको? 1975, नोबेल प्राइज, याद रखो। तो मॉडर्न सेंट्रल डॉगमा में इंट्रोड्यूस हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, एचआईवी डिजीज के टाइम हम इस पे डिजीज डिटेल में बात करेंगे। नाउ कम टू एनसीईआरटी ट्रांसक्रिप्शन। Transcription, the process is formation of RNA from the DNA template. क्लियर? एक जनरल लेक्चर अपना हो चुका है, तो अब एनसीईआरटी बेस्ड फोकस हो गया और मैकेनिज्म थोड़ा सा देखिएगा। The process of copying genetic information from one strand, ध्यान रखना, one strand of the DNA, this is question. Replication में both strand पे replication हो रहा था, into RNA is termed as transcription. Here also the principle of complementary governs the process of transcription. Okay, base pairing का रूल चलता रहेगा जो चार्गा आपने दिया है, except adenosine complements now forms base pair with uracil. रीजन बताने की आई थिंक नीड नहीं है, ठीक है। आरएनए में यूरेसिल होता है, डीएनए में थायमिन होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन है, इसलिए यूरेसिल से पेयरिंग करेगा ए।
इंस्टेड ऑफ थायमिन, मतलब नए स्ट्रैंड को कोड करेगा। However, unlike the process of replication, mark करो इसको, which one set in the total of DNA of an organism gets duplicate, पूरा set, total DNA of an organism get duplicated. In transcription, only a segment, एक strand और एक strand पे भी segment of DNA which is responsible for coding of a particular protein. सारे प्रोटीन ऐसे लाइन से तो नहीं हो रहे हैं कि लाइन से स्टार्ट कर दिया सिंथेसिस, इंसुलिन भी बना लो, कैटिन में कैरेटिन भी बना लो, ठीक है, एनोलिन भी बना लो, बनाते जा लो, ऐसा नहीं मैकेनिज्म। जब जिस एंजाइम जिस प्रोटीन के नीड है उसके अकॉर्डिंग सिंथेसिस करने के लिए एमआरएनए कोड कर रहा है, तो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, सेगमेंट फ्रेगमेंट, क्लियर, एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए, सब मार्क कर लो। This necessitates defining the boundaries that would demarcate the region and the strand of DNA that would be transcribed. Okay, इसी से होता है, इसी से होता है कि वो कौन सा पोर्शन की कितनी नीड है, कितनी रिक्वायरमेंट है, कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, तो इससे हमेशा एक बाउंड्री डिफाइन रहेगी। एंड यूकैरियोटिक में इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, जिसको अगेन आप पढ़ोगे मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में। Why both the strands are not copied during transcription has the simple answer. First, मार्क कर लेना, ये डायरेक्ट आपके assertion, reason और क्वेश्चन बन जाते हैं। If both strands act as a template, they would code for RNA molecule with different sequences. Remember, यहाँ पे कॉपी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। कॉम्प्लीमेंटरिटी डज नॉट मीन आइडेंटिकल, ओके, तो एक ही जोन से, एक ही रीजन से, एक ही सेगमेंट से दो डिफरेंट प्रोटीन के सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन जाएगी, न कि दो सेम प्रोटीन की जाएगी। And in turn, if they code for proteins, the sequence of amino acids in the protein would be different. Okay, समझ में आ रहा है? Hence, one segment of the DNA would be coding for two different proteins. एक सेगमेंट, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो हम कह रहे हैं कि ये दोनों स्ट्रैंड हो गए कोड करने जा रहे हैं, तो इससे तो कुछ और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इससे कुछ और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो ये एक सिस्ट्रॉन कैसे हुआ? सिस्ट्रॉन वर्ड क्या होता है? कोडिंग पॉइंट, जिसके पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन सिंथेसिस की, ठीक है, तो एक सिस्ट्रॉन, ठीक है, विच हैव जीन विच हैव इंफॉर्मेशन फॉर कोडिंग प्रोटीन। तो बेटा अगर हम इसे कह रहे हैं ये एक सिस्ट्रॉन है, तो एक सिस्ट्रॉन के पास दो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है, फिर इस रीजन का क्या इंपॉर्टेंस रह जाएगा, इसलिए एक को बनना पड़ता है कोडिंग, एक को बनना पड़ता है नॉन कोडिंग। सेकेंड, and this would complicate the genetic information transfer machinery. Second, the two RNA molecules, if produced simultaneously, would be complementary to each other, hence would form a double-stranded RNA. And आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको खुद ही हमारी मैकेनिज्म होती है, एक जैसे डीएनए रिपेयर की मैकेनिज्म है ना, वैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को भी एक रेगुलेशन मैकेनिज्म डिटेक्ट करती है और डिस्ट्रॉय करती है, इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, वो भी बायोटेक में पढ़ना है आपको। अभी बस इतना याद रखो कि दो अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर वाले सीक्वेंस बन जाएंगे वहां पे, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो वहां पे आपस में ज्वाइनिंग कर ले, और बिना पर्पस के तो एसएसबी प्रोटीन और सबको लगाना, एनर्जी को लगाना रिक्वायर्ड नहीं है, तो सिंपल क्या मैकेनिज्म है, एक डीएनए का स्ट्रैंड हो गया कंजर्व, उसने अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करवाई विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट डीएनए, ओके। This would prevent RNA from being translated into protein, and the exercise of transcription would become a futile one. ठीक है, ये सब प्रिवेंशन है एक तरीके से कि यहाँ पे कोई भी ऐसा मिसलीडिंग ना हो, कोई आपस में कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कि अगर जैसे जस्ट सपोज एक बहुत बेसिक टाइम में मैंने एग्जांपल दिया था तुम्हें सेल पढ़ाते वक्त,
कि एक कंपनी है, कंपनी का बॉस है, बॉस के केबिन में सेक्रेटरी गई, सेक्रेटरी ने कुछ इंफॉर्मेशन लिखा। बॉस लोग जो होते हैं वो तेज डिक्टेट करते हैं, उसको कोड वर्ड में सेक्रेटरी जो भी वर्क कर रही वो वहां पे लिखेगी, वो अपने कोडिंग लैंग्वेज में लिखती है, फिर उसको वो फाइनल ड्राफ्ट करेगी। ड्राफ्ट करके वो जिस एम्प्लॉय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा उस एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन दे देगा कि बॉस ने ये काम तुमको करने को कहा है। ओके, तो सेलुलर मैकेनिज्म में बॉस हो गया डीएनए, सेक्रेटरी हो गई एमआरएनए, राइबोसोम को वो इंफॉर्मेशन दे रही है कि प्रोटीन सिंथेसिस करना है दैट पर्टिकुलर प्रोटीन, तो राइबोसोम क्या हो गया, आपका एम्प्लॉय हो गया। क्लियर? और एट द एंड जो कंपनी में काम हो रहा है वो क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क हो गया। तो इसी तरीके से आप समझो कि अगर यहाँ पे अभी यहीं पे डबल स्टैंडर्ड हो जाता है, तो डीएनए ने तो ऑर्डर कर दिया था, अब डीएनए की इंफॉर्मेशन दो सेक्रेटरी ले ले, दोनों सेक्रेटरी आपस में लड़ाई कर लिए, हम बॉस को इम्प्रेस करेंगे, हम बॉस को इम्प्रेस करेंगे, हो गया प्रोटीन सिंथेसिस तो खत्म। तो इसी तरीके से सेलुलर मैकेनिज्म में भी डिस्टरबेंस आएगी। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन का उस दिन में हम लोगों ने एक एनिमेशन देखा था, एक स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, दूसरा स्ट्रैंड ओपन होने के बाद वहां पे देखो दूसरा डीएनए स्ट्रैंड आ रहा है, मतलब कोडिंग स्ट्रैंड ने फिर से नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बना लिया, रेप्लिकेट कर लिया। ओके, वो एक अपना प्रोसेस चल रहा है, लेकिन एमआरएनए सिर्फ एक स्ट्रैंड पे बनता जा रहा है और न्यूक्लियस में ये बन रहा है, फिर ये ट्रांसपोर्ट होके कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा, जो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में आने के बाद राइबोसोम ईआर के ऊपर बाइंड करेगा टीआरएनए, फिर वहां पे कोड करेगा, ये ट्रांसलेशन है। तो एक जनरल फिनोमिना तो यही चल रहा है, इसमें हम लोग बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। अब आपको ध्यान रखना है कि देयर इज एक इम्पॉर्टेंट जोन है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है बेटा, ये जो इमेज दिख रही है आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये है प्रोकैरियोटिक, ठीक है, मैंने बताया यूकैरियोटिक का काफी कॉम्प्लेक्स है, उसमें आप पढ़ना मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में अच्छे से, इसका बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे फैक्टर इनिशिएट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, देन टर्मिनेट होता है, कई सारे प्रोटीन एंजाइम्स एक साथ सिंथेसाइज किस तरीके से होते हैं वो सब आप वहां पे देखोगे। यहाँ पे हम सिंपल प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल लेके आपको देखना है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है डीएनए में, मतलब जो ट्रांसक्राइब होने जा रही, इट हैज थ्री रीजन डिफाइंड प्राइमरली बाय द थ्री रीजन इन द डीएनए। एक तो हमने क्या बताया, ये वो रीजन है जो कि कोड करेगा, क्लियर, लेकिन इस कोडिंग के लिए ऐसे ही कोई भी यूनिट कहीं से तो स्टार्ट नहीं हो जाएगी, प्रॉपर रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए, बाइंडिंग साइट होना चाहिए, देन इनिशिएशन होगा, देन एलोंगेशन होगा और चलता जाएगा, फिर टर्मिनेशन होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, कोडिंग, नॉन कोडिंग या टेम्पलेट या नॉनसेंस, सेंस, इस तरीके के जो टर्म मैंने बताया है वो याद रखना। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में पूछा है या कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में पूछा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड पे प्रोसेस होता है, एमआरएनए खुद बनता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसका मतलब किस स्ट्रैंड पे वो वर्क करेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, विद रिस्पेक्ट टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम, टर्मिनेटर रीजन कहाँ होगा, जिधर टर्मिनेट होना है, स्टार्ट किधर से हो रहा है, 3 प्राइम से, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्यों गलत होगा ये सब क्वेश्चन, तो प्रमोटर रीजन टुवर्ड्स द 3 प्राइम, जो प्रमोट करेगा किसको, ट्रांसक्रिप्शन को। ओके, मतलब यहाँ पे प्रिपरेशन चलेगी, जैसे आपने कभी देखा हो कि बुफे सिस्टम चल रहा है, तो बढ़िया पंडाल लगा रहता है, टेंट लगा रहता है, लेकिन उसके पीछे कभी जाके देखो तो वहां कुकिंग वगैरह चलती रहती है, ठीक है, तो आगे सिंथेसिस होना ही है, सिंथेसिस का रीजन आगे जो स्ट्रक्चरल जीन लिखा हुआ है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन कहाँ से हो जाएगी, प्रोमोटर रीजन। तो प्रमोटर रीजन टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड इन टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको टफ करना चाहेगा तो वो बोल देगा 5 प्राइम एंड कोडिंग स्ट्रैंड, एंड दिस विल बी द राइट आंसर। आई बात समझ में? टर्मिनेटर रीजन क्योंकि फंक्शन हो रहा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले पे, फंक्शन में टर्मिनेट किधर होगा, 5 प्राइम एंड पे, तो विद रिस्पेक्ट टू टेम्पलेट स्ट्रैंड 5 प्राइम एंड में होता है टर्मिनेटर रीजन, एंड विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि एवरीथिंग इज गाइडेड बाय द कोडिंग स्ट्रैंड, ये है बॉस, ये तो जादू कर रहे हैं यहाँ पे कि अपने आप को सेव कर रखा है, और इसकी कॉपी ही एमआरएनए पे आएगी और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री ही इंफॉर्मेशन एमआरएनए पे आएगा,
और इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये खुद है, तो इसने अपनी इंफॉर्मेशन mRNA पे पहुंचा दी बाय द यूजिंग ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो विद रिस्पेक्ट टू टेम्पलेट स्ट्रैंड टर्मिनेटेड रीजन होता है 5 प्राइम एंड पे, विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड टर्मिनेटेड रीजन होगा 3 प्राइम एंड पे। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया। प्रमोटर प्रमोट करता है ट्रांसक्रिप्शन, स्टार्टिंग साइट या इनिशिएशन साइट होगी। स्ट्रक्चरल जीन, पेंसिल चलाओ यहाँ पे लिखो, मैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन करा रही हूँ। स्ट्रक्चरल जीन वो जीन है जहां पे इंफॉर्मेशन है कोडॉन की, mRNA कोडॉन लेंगे और इसी के पास होगा आपका क्या, प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन, ठीक है। टर्मिनेटर, टर्मिनेटिंग कोडॉन होंगे, मतलब यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन है डीएनए की जो आगे जाके यूएए, यूजीए, यूएजी में से कुछ बनाएगा और टर्मिनेटर रीजन का सीक्वेंस mRNA पे चला जाए, क्लियर। और ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाएगा, ये ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन है। आई बात समझ में? मतलब mRNA यहाँ से यहाँ तक ही सिंथेसाइज होगा और उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा, और mRNA जो आपको अभी दिखा है एनिमेशन में कि न्यूक्लियस से मूव करके साइटोप्लाज्म की तरफ चला जाए वाया द न्यूक्लियर पोर। तो 3 रीजन, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। कुछ याद रटना है क्या इसमें? एक स्टार्टिंग है, एक फंक्शनिंग है जहां पे इंफॉर्मेशन है, और एक टर्मिनेशन है जो उसको बंद करेगा। There is a convention in defining the 2 strands of the DNA in the structural gene of a transcription unit. Structural gene वो है जिसके पास information है. Since the 2 strands have opposite polarity and the DNA-dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization. अब यहाँ पे RNA polymerase है, याद रखना, ट्रांसक्रिप्शन होने जा रहा है, polymerization of RNA होगा। ऑल्सो कैटेलाइज, ऑल्सो क्यों देख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन में वो कैटेलाइज करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इसलिए वर्ड यूज किया ऑल्सो। कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये किसका है? न्यू स्ट्रैंड का। न्यू स्ट्रैंड यहाँ पे कौन है? mRNA। mRNA की पोलैरिटी दी हुई है, न कि डीएनए के स्ट्रैंड की पोलैरिटी है। The strand that has the polarity 3 prime to 5 prime act as a template. ये strand है, ये new strand है, इसका opposite ही होगा, ये रहेगा 3 prime to 5 prime, ये रहेगा 5 prime to 3 prime, and is also referred to as template strand. The other strand which has the polarity 5 prime to 3 prime and the sequence same as RNA except thymine at the place of uracil is displaced ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। उसको इस यूनिट से अभी कोई मतलब नहीं होगा, वो अपना निकल जाएगा और उस पोर्शन का डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा ताकि वो अगला टेम्पलेट स्ट्रैंड रेडी कर सके। ओके, डीएनए फिर से अपना स्ट्रैंड बना लेगा तो कोडिंग के सामने नॉन कोडिंग आ जाएगा, और वो फिर से एक बार तो एंजाइम बना के काम नहीं खत्म होना है, तो फिर से चाहिए होगा हमें। Strangely, this strand which does not code for anything, जो कुछ कोड नहीं कर रहा है, इज रिफर टू एज कोडिंग स्ट्रैंड। ऑल द रेफरेंस पॉइंट, देखो ये ध्यान रखना, ऑल द रेफरेंस पॉइंट व्हाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद द कोडिंग स्ट्रैंड। इसलिए वो अगर आपको मेंशन नहीं किया है और आपसे प्रमोटर, टर्मिनेटर, रीजन पूछेगा तो आप आंसर किसके अकॉर्डिंग करोगे? कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग। तो प्रमोटर रीजन 5 प्राइम एंड, टर्मिनेटर रीजन 3 प्राइम एंड, और मेंशन कर दिया तो मैंने आपको पहले ही बताया टेम्पलेट के अकॉर्डिंग 3 प्राइम, कोडिंग के अकॉर्डिंग 5 प्राइम। तो रेफरेंसेस किस पे है भाई? बॉस के तो रेफरेंस में चलेगा ना, बॉस काम करे या ना करे, बॉस तो बॉस होता है, तो कोडिंग स्ट्रैंड बॉस है यहाँ। The other strand या displaced during that transcription to explain the point। अभी मैंने जो टेस्ट लिया था उसमें इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, हुए थे सॉल्व। To explain the point, a hypothetical sequence from a transcription unit is represented below: template strand, coding strand. Coding strand 5 prime to 3 prime, template strand 3 prime to 5 prime। दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं क्या? नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री है। Can you now write the sequence of RNA transcribed from the above DNA? पहले बताओ किस स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा?
हाँ, टेम्पलेट से बनेगा। और आपको ऐसे दो स्ट्रैंड दिया हो तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोडिंग स्ट्रैंड में टी की जगह यू कर दो, वही स्ट्रैंड होगा। देख लो तुम करके, ऊपर वाले को जब तक तुम ट्रांसक्राइब करोगे तब तक हम यहाँ पे लिख दिए कि क्या सीक्वेंस आएगा, और यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। एमआरएनए के पास बॉस की ही इंफॉर्मेशन आएगी, बस थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, और एमआरएनए भी हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इज इट क्लियर? हाँ, 1 मिनट मौन धारण कर लो और खुद से बुक को देखो, और देखो उसका ट्रांसक्राइब करो स्टैंड, और वो तुम्हें जो हम कह रहे हैं वो जस्टिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। पेंसिल से फटाफट वहां पे इंफॉर्मेशन लिखो एमआरएनए की। 3 प्राइम वाले पे टेम्पलेट स्ट्रैंड पे कोड होगा, तो सीक्वेंस क्या आ जाएगा? यू, बोलो चलो बोलो, ए, रुक जाओ ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टी ए सी जी, टी ए सी जी, टी ए सी जी का रिपीटेशन है, रैंडम रिपीट बोलते हैं उसको, ठीक है। टी ए सी जी, टी ए सी जी बार बार रिपीट हो रहा है, तो टी की जगह आप यू कर लो, तो यही तो आ रहा है ऊपर। फास्ट आपको एग्जाम में पूछता है, तो आपको कोडिंग स्टैंड अगर दे दिया तो वहीं पे एग्जामिनर टाइम वेस्ट कराना चाह रहा है, तो जस्ट कोडिंग स्टैंड को लो और देखो किस ऑप्शन में कोडिंग स्टैंड वाला ऑप्शन है, और टी की जगह यू रख दो। द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक, फ्लैंक मतलब हैंगिंग है, निकले हुए हैं, स्ट्रक्चरल जिनके आगे पीछे है। इज इट क्लियर? अगर हम कहें कि ये प्रमोटर रीजन है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, और ये टर्मिनेटर रीजन है, तो भाई एक साइड टर्मिनेटर एक साइड प्रमोटर, तो दोनों फ्लैंकिंग है। द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड, किसके रिस्पेक्ट में 5 प्राइम हो गया, फटाफट बता दो। लिखा था लाइन है कि रेफरेंसेस विद द कोडिंग स्टैंड, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 5 प्राइम एंड। अब एक बात ध्यान से सुनना है यहाँ पे बच्चों, ये जो स्ट्रैंड है आपका, ठीक है, ये डबल स्ट्रैंड है, इसको अगर मैंने बोला कि यहां से यहां है आपका स्ट्रक्चरल जी, क्लियर, इस स्ट्रैंड को मैंने ऐसे कर दिया, सीधा खड़ा कर दिया, कुछ रटने की नीड नहीं, एकदम समझो अच्छे से। तो स्ट्रक्चरल जीन कहाँ आ गया, ये था स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन यहाँ आ गया, तो स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर क्या हो गया, अप स्ट्रीम क्या रहेगा, प्रमोटर, ठीक है। नीचे डाउन स्ट्रीम, नीचे का स्ट्रैंड डाउन स्ट्रीम क्या रहता है, टर्मिनेटर। इज इट क्लियर? सिर्फ कहने की बात यह है कि कभी गलती ना हो सीक्वेंस को रीड करने में, इसलिए कभी ऐसा जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी नहीं होता कि एग्जैक्ट वो फ्रेगमेंट कट करके दे दो जो पर्टिकुलर हार्मोन या प्रोटीन को प्रोड्यूस करने वाला, तो उसके आगे उसके पीछे कुछ ऐसे रीजन को लेना पड़ता है जो यूटीआरस होते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब इंट्रॉन्स का पार्ट है, लेकिन वो बाइंडिंग में हेल्प करें, वो एसोसिएशन में हेल्प करे, वो रेप्लिकेशन कराने में हेल्प करे, ओरी ऑफ रैप को सही से काम करने पे वर्क करें, कोई म्यूटेशन होने के चांसेस है तो वहां पे हो जाए। इसलिए आप जैसे कभी भी आपने कोई क्राफ्ट बनाया होगा, दो पेपर को आप ज्वाइन करते होगे, तो हमेशा ग्लू आप पीछे या कहीं पे भी लगाते हो वो कवर हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है, तो समझो इसी तरीके से ये है कि ये सेफ जोन रखे, और बीच में जो आपके क्राफ्ट में एक्चुअली दिखता है वो आप सामने रखते हो एकदम, है ना, तो वो बीच में है, इसलिए उसके पहले अप स्ट्रीम ये पूछा जाता है, अप स्ट्रीम, उसके बाद डाउन स्ट्रीम। The promoter is said to be located toward 5 prime end of the structural gene. The reference is made with the respect of लिखा हुआ है polarity of coding strand, इसी को वो कोडिंग स्टैंड से ना पूछ के क्वेश्चन दिया था टेम्पलेट के रिस्पेक्ट में, और बच्चे बस ये एनसीईआरटी की लाइन पढ़े रहो तो करके आ जाओगे गलत। अभी क्या लास्ट ईयर की बात बता रही, टेस्ट सीरीज में गलती की थी, समझ में आ गया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी है, रेफरेंस इज मेड विद द रिस्पेक्ट ऑफ कोडिंग स्ट्रक्चर। इट इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज।
and it is the presence of a promoter in a transcription unit that also defines the template and coding strand. ठीक है, प्रमोटर की लोकेशन से हम डिफाइन कर रहे हैं, तो कोडिंग स्ट्रैंड पे कहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होना है, ये सीक्वेंस या रिकॉग्निशन सीक्वेंस किसके पास होंगे, प्रमोटर साइड के पास होंगे, इसके पास ही वो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन छुपी है, तो ये रोल प्ले कर रहा है आपका। और कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में हम देख रहे हैं बॉस के रेफरेंस में, by switching its position with terminator the definition of coding and template strands could be reversed। ये मैंने आपको इमेज के साथ बताया। अगर आप टर्मिनेटर के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो कोडिंग के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो वो 3 प्राइम एंड पे आएगा, टेम्पलेट के क्योंकि एक्चुअल टर्मिनेशन किसका होना है, टेम्पलेट वाले स्ट्रैंड पे होना है, तो उसके रेफरेंस में 5 प्राइम एंड आएगा। पोलैरिटी ध्यान रखो, द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग। क्लियर, कोडिंग 3 आया मतलब वो तो 5 से 3 से तो इनिशिएट हुआ था, तो यहाँ 3 दे रहे हैं मतलब कोडिंग की बात कर रहे हैं। ऑफ अब नीचे है तो स्ट्रक्चरल जीन के बाद है, नीचे है, ऐसे वाला फिगर याद रखो, ये ठीक है, नीचे है तो डाउन स्ट्रीम में चला गया of the coding strand and it usually defines the end of the process of transcription underlying this। टर्मिनेटर टर्मिनेट कर देगा, तो इमेज क्लियर है, इमेज बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वो क्लियर है। एनसीईआरटी में जो दिया है उसको रिवर्स करके भी पूछ सकता है, तो आपको रीड करना होगा पोलैरिटी वाले सारे क्वेश्चन में। कोडिंग से सीक्वेंस बनाने को दिया है तो आपको रीड करना पड़ेगा, नॉन कोडिंग से दिया है तो आपको रीड करना होगा, पोलैरिटी का वेरिएशन दिया है तो आप देखो, अगर इस पेपर के क्वेश्चंस नहीं हुए तो आज सॉल्व करना फिर कि क्या गलत हो रहा था। देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस, रेगुलेट करेगा, ठीक है, जीन रेगुलेशन एक पूरी प्रोसेस होती है, क्लियर, कि कब स्विच ऑन होना है कब स्विच ऑफ होना है। तो रेगुलेटरी सिस्टम विच रेगुलेट, जैसे फैन की स्पीड रेगुलेट करने के लिए उठ जाते हो, रेगुलेटर को मूव करते हो ना कम ज्यादा, लेकिन इस फैन को हम कहाँ कहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ये कभी सोचे हैं? इस रूम से ऑफ कर सकते हैं, रेगुलेटर से ऑफ कर सकते हैं, स्विच से ऑफ कर सकते हैं, इस फ्लोर की लाइट बंद कर दे तो भी ऑफ हो जाएगा, इस बिल्डिंग की लाइट बंद कर दे तो भी ऑफ हो जाएगा, इस एरिया की लाइट बंद करेंगे तो भी ऑफ हो। इसी तरीके से क्या होता है, मल्टीपल रेगुलेटरी जोन होते हैं कि कहाँ पे आप रेगुलेशन कर रहे हो, किस लेवल पे आपने रेगुलेशन किया। चलो खैर वापस आओ, देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम टू द प्रमोटर। प्रमोटर क्या लिखा है ध्यान रखना, तो या तो पी के पहले या तो पी के बाद, यहाँ पे भी रेगुलेटरी हो सकता है, यहाँ पे भी रेगुलेटरी हो सकता है, क्यों? टर्मिनेटर के पास नहीं है क्योंकि रेगुलेशन इसको क्या करना है, स्ट्रक्चरल जीन के फंक्शन को रेगुलेट करना है, ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट कर रहा है ना, समझ में आई बात। Some of the properties of these sequences shall be discussed while dealing with regulation of gene expression, जो आपका लैक-ओपेरॉन मॉडल आपको पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या आएगा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। आपने ये नोट्स में ऐड किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो फिर से कर लो। कोडिंग स्ट्रैंड को नॉन टेम्पलेट और सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड को टेम्पलेट और नॉन सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। All the reference point while defining a transcription unit is made with the coding strand, या एनसीईआरटी का भी स्टेटमेंट। ठीक है, एंटी सेंस लिखो, वो ज्यादा एक्यूरेट, एंटी सेंस अपोजिट टू सेंस। और एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं बता देती हूँ यहाँ पे, आपका जो हेलिकेज का फंक्शन था वो यहाँ पे हो तो रहे करता है वो, लेकिन अभी भी अंडर रिसर्च वो है पर्पल एरिया, कि यहाँ पे बोला जाता है कि आरएनए पॉलीमरेज खुद अनवाइंडिंग कर लेता है,
अगर दोनों एंजाइम में आपको एक सेलेक्ट करना है और ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ है तो आंसर जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर, ये ध्यान रखना। और अगर दोनों के लिए दे रहा है तो हेलिकेज एंड आरएनए पॉलीमरेज बोथ कर। बट प्रायोरिटी ट्रांसक्रिप्शन में दे रहे हैं, इसका मतलब वो पूछना ही चाह रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज वाली इंफॉर्मेशन आपको पता है या नहीं। चलो अब ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। A gene is defined as the functional unit of inheritance। पहला एमसीक्यू, एनसीईआरटी की लाइन है, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट एमसीक्यू। जीन को फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, ये मैंने आपको इनहेरिटेंस में भी बताया। इनहेरिट होने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो जीन है, भले ही उसका अल्टरनेटिव फॉर्म एलएल बोलो आप। एलएल दिया है तो दैट इज आल्सो फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि एलएल इज अ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, एलएलओआर। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं करना, जीन बोले या एलएल बोले दोनों ही फंक्शनल यूनिट। Though there is no ambiguity that the genes are located on the DNA, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है। It is difficult to literally define a gene in terms of DNA sequence। जब आपके पास पूरी की पूरी थ्रेड है तो आप थ्रेड को देख के नहीं बता सकते हो कि उस जीन में उस पूरे थ्रेड में जीन कहाँ है और नॉन कोडिंग रीजन कहाँ है या इंट्रॉन्स कहाँ है, क्योंकि सबकी तो भाषा वही है, एटीजीसी में ही है। समझना अब ये क्या बोल रहा है। The DNA sequence coding for tRNA और rRNA molecules also define a gene। आप जो प्रोसेस देख रहे हो सेंट्रल डॉग्मा, उसमें आप प्रोटीन तक गए, प्रोटीन के लिए तो mRNA रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आरएनए के 3 टाइप्स हैं, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। तो इसमें ये दोनों को भी तो सिंथेसाइज करने के लिए जो टेम्पलेट था वो डीएनए ही था, लेकिन they are not further contributed for the synthesis of protein by transferring the codon। इनका कंट्रीब्यूशन कैसे है, आरआरएनए होगा तो न्यूक्लियोसोम के पास जाएगा, न्यूक्लियोलस के पास जाएगा। न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस, वहां पे आरआरएनए प्लस प्रोटीन बाइंड करेंगे, राइबोसोम बनेगा। टीआरएनए होगा तो एडाप्टर मॉलिक्यूल है, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। टीआरएनए के पास अमाइनो एसिड को बाइंडिंग करने की साइट है और आरएनए की इंफॉर्मेशन को रीड करने की साइट है, एंटीकोडॉन। तो ये दोनों भी प्रोड्यूस तो ट्रांसक्रिप्शन से ही हो रहे हैं। However, by defining a cistron, वर्ड याद रखना, cistron। अब यहाँ पे 2 वर्ड और बोनस में ले लो, म्यूटॉन, रेकॉन। सिस्ट्रॉन वो फ्रेगमेंट ऑफ जीन है जिसके पास पॉलीपेप्टाइड की कोडिंग सीक्वेंस है। ये तीनों ही अपने आप में क्या है, एक्सॉन है। लास्ट ईयर इसमें भी कंफ्यूज थे बच्चे थोड़ा। ओके, ऐसा एक्सॉन जिसके पास प्रोटीन की सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है, मतलब एमआरएनए की इंफॉर्मेशन। एक्सॉन वो हो गया जिसके पास टीआरएनए की भी हो, आरआरएनए के भी हो, एमआरएनए की भी हो। तो एक्सॉन इज द कोडिंग पार्ट, ठीक है, इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ डीएनए। लेकिन ऐसा एक्सॉन जिसके पास प्रोटीन की सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है, एमआरएनए को बनाने की इंफॉर्मेशन है, उस एक्सॉन को बोलते हैं सिस्ट्रॉन। ओके, एंड ऐसा पार्ट ऑफ जीन जिसमें म्यूटेशन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो या म्यूटेशन हो रहा है उसको बोलते हैं म्यूटॉन। नॉन इंफॉर्मेटिव पार्ट में म्यूटेशन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब ऐसा एक्सॉन जिसमें म्यूटेशन हो रहा है उसको आप क्या बोलोगे, म्यूटॉन। रेकॉन, ऐसा जो रेप्लिकेट रिकॉग्निशन यूनिट और पूरी ऑफ रैप से रिलेटेड है उसको बोलते हैं रेकॉन। तो एक्सॉन, म्यूटॉन, रेकॉन याद रखना। चलो वापस आओ, सिस्ट्रॉन में एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। The structural gene is a transcription unit, could be said as monocistronic। एक सिस्ट्रॉन है, एक पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है, जो कि यूकैरियोटिक में हमेशा ऐसे ही होता है, इसको बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। और ऐसा स्ट्रक्चरल जीन जिसमें कई सारे प्रोटीन के सिंथेसिस की यूनिट हो उसको बोलते हैं पॉली, मेनी पॉली, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, एंड इट इज रिपोर्टेड इन प्रोकैरियोट। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मार्क कर लें। 4-5 क्वेश्चन है यहाँ पे।
In eukaryotes, the monocystronic structural genes have interrupted coding sequence, intervening sequence, introns. The genes in eukaryotes are split. Split का मतलब टूटा हुआ, ठीक है? कैसे टूट गया? एक्सॉन, इंट्रॉन, इंट्रॉन 1, इंट्रॉन 2, इंट्रॉन 3, फिर आया एक्सॉन 2, क्लियर? तो एक्सॉन 1 को एक्सॉन 2 से जोड़ने के लिए इंफॉर्मेशन क्या हो गई? स्प्लिट है। सेम वैसे ही जो मैंने आपको बताया था कि आपने नोट्स बनाए हैं, 2 पेज पे लिखा, 2 पेज पे नहीं लिखा, ब्लैंक पेज छोड़ दिया, फिर 2 पेज बाद लिखा है। तो कंटिन्यूटी में अगर आप किसी को पढ़ने को दोगे तो उसने अगर 2 पेज पलटे नहीं तो उसको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इसलिए इंट्रॉन होता है रिमूव। यूकैरियोट के केस में इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। आरएनए में होगा, क्लियर बेटा? और डीएनए में आप क्या बोलोगे? स्प्लिट जीन्स प्रेजेंट होते हैं, स्प्लिट जीन्स प्रेजेंट होते हैं। सारी स्प्लिट जीन्स को मिलाएंगे आप, तभी ही कंटिन्यू प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन की इंफॉर्मेशन एक एमआरएनए के अंदर आएगी। तो मोनोसिस्टोनिक स्प्लिट जीन्स, ये क्लियर है? पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट, पी फॉर पॉली, प्रो, मोनोसिस्टोनिक कॉम्प्लेक्स है यूकैरियोट। द coding sequence or explicit sequence are defined as axon. Axons are said to be, अब एक axon ये भी पढ़ा आपने, कहाँ पढ़ा है? थैंक यू। स्पेलिंग आ जाता है, रेनिन रेनिन वाला एक्सॉन, एक्सॉन ऑप्शन में, तो आपको ध्यान रखना ये वाला एक्सॉन है। Are said to be those sequence that appear in mature or processed RNA. The exons are interrupted by introns, intervening sequence. इंट्रॉन्स और इंटरवेनिंग सीक्वेंस, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये अपने आप में कोई शॉर्ट फॉर्म है नहीं, फिर भी डिफाइनिंग होता है, क्लियर? इंट्रॉन्स इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए. The split gene arrangement further complicates the definition of a gene in terms of a DNA segment. स्प्लिट हो गया मतलब कोडिंग पार्ट तो हुआ नहीं, वो कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन पार्ट नहीं है। अब क्या कर सकते हैं? इसको क्यों रखा गया है? म्यूटेशन से प्रिवेंट करने के लिए। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है, आपके अगर डायरेक्ट कोडिंग जीन तक पहुंच गई रेस, तो आपका डैमेज हो जाएगी, इंफॉर्मेशन डैमेज हो जाएगी। तो कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन 1000 पन्ने के बीच में कहीं 2-3 जगह पे लिखी हुई है, सिंपल सी बात। तो जिसको वो पता है कि उसने किस रेशियो पे रख रखा था, वो तो अपनी मैकेनिज्म नॉर्मल चला रहा है। जो अननोन लोग होंगे वो ढूंढने में टाइम वेस्ट होगा, तब तक रिपेयर मैकेनिज्म, इम्यून सिस्टम उस पर वर्क कर जाता है, क्लियर? तो दैट इज ऑल अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ अवर डीएनए, जो उस स्पीसीज की सर्वाइवलिटी के लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो ये कोई जंक डीएनए हमारा वेस्ट नहीं है, जंक डीएनए ही एक्चुअली हमें प्रिवेंट करके रखा हुआ है। The split gene arrangement further complicates the definition of a gene in terms of a DNA segment. Inheritance of a character is also affected by promoter and regulatory sequence of a structural gene. वहीं पे तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, वहीं पे ट्रांसक्राइब होगा, तभी ट्रांसलेट हो रहा है, तो इनका भी रोल है इनहेरिटेंस में, प्रोसेस में। Hence, sometime the regulatory sequence, अब ये है कंक्लूजन, क्यों? Sometimes the regulatory sequence are loosely defined as regulatory genes, even though these sequences do not code for any RNA or protein. सेम बात वही है, वो पॉइंट, वो स्विच हमें हवा तो नहीं दे रहा है, हवा तो हमें यहाँ से मिल रही है, लेकिन हम उसको ऑन ऑफ कर रहे हैं तो हमारा फैन ऑन ऑफ हो रहा है, क्लियर? हम रिमोट से एसी का टेम्परेचर कम ज्यादा कर रहे हैं तो हमारे रूम की कूलिंग बदल रही है। हमारे पर फंक्शन किसका है? उस एसी से होने वाले आउटपुट का, इस फैन से चलने वाली, रोटेट होने वाली हवा से, लेकिन रेगुलेशन उसका वहां है। तो सेम वे में रेगुलेटरी जीन्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट, ऑल्दो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ कोडिंग पोर्शन, ठीक है? दे आर नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन। ओके, तो ये भी एक आपको जंग डीएनए का फायदा मिल रहा है, लेकिन ये जंग डीएनए अपने आप में स्पेसिफिक है, इनके फंक्शंस है साइंड, ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपने सेव करके रख।
अब आता है आपका टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। टाइप्स ऑफ आरएनए मैंने शायद सेल चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया है सेल चैप्टर के टाइम, या स्किप किया था, याद है? चलो जब तक बताओगे तब तक हो जाए। इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। All three RNAs are needed to synthesize a protein in a cell. डीएनए कभी डायरेक्ट प्रोटीन को नहीं बना सकता है। डीएनए विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, हेल्प ऑफ आरएनए ही प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। और ये आरएनए वर्ड का पॉइंट है, व्हाई आरएनए इज फर्स्ट जेनेटिक मॉलिक्यूल, उसको प्रूव करता है, क्योंकि आरएनए को प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए की नीड नहीं है, एंड प्रोटीन ही एंजाइम है। तो मेटाबॉलिकली जो एक्टिव होगा वो आरएनए हो सकता है विदाउट द डीएनए। तो आरएनए पहले आया था, डीएनए बाद में आया था। द mRNA provides the template, tRNA brings amino acid and reads the genetic code present on mRNA। यहाँ पे लिख लो छोटा सा, जेनेटिक कोड हमेशा mRNA पे होता है। एंड rRNA plays structural, राइबोसोम का पार्ट है ये, एंड कैटालिटिक रोल, ठीक है, कैटालिटिक बाइंडिंग साइट में कैटालिटिक रोल करेगा ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। Here is a single DNA-dependent RNA polymerase, DNA-dependent RNA polymerase that catalyze transcription of all types of RNA in bacteria. MCQ है, मार्क कर लो। DNA पॉली के टाइम में मैंने टाइप्स पढ़ा रखा है, लेकिन बैक्टीरिया में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एक ही RNA पॉलीमरेज है, और वही अब ये डिफाइन करेगा कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस mRNA वाला होगा, मतलब सिस्ट्रॉन वाला इंफॉर्मेशन रखेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए mRNA बन जाएगा। सीक्वेंस स्ट्रक्चरल आरएनए का होगा तो राइबोसोम का आरएनए बन जाएगा, ठीक है। टीआरएनए का होगा तो टीआरएनए बन जाएगा। लेकिन एंजाइम एक ही कैटेगरी का है, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर है? मार्क हो गया। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रोमोटर, जहां से स्टार्टिंग होना है, ठीक है। अगर पंडाल लगा हुआ है भाई, उसमें पूरी सब्जी बननी है, तो जिधर बननी है उधर बनेगी, या जिधर खा के लोग निकल रहे होंगे उधर तो नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू promoter and initiates transcription. The process is initiation. Clear है? It uses nucleoside triphosphate. मार्क कर लो, ट्राइफॉस्फेट आया तो सोर्स ऑफ एनर्जी आएगी। एटीपी की जगह ये सोर्स यूज करेगा, क्योंकि अगेन आरएनए भी तो न्यूक्लियोटाइड है ना, तो दो दो फॉस्फेट के बॉन्ड ब्रेक करते जाओ, एनर्जी यूज करते जाओ, और एक एक को ज्वाइंट कर जाओ, वो न्यूक्लियोटाइड का पार्ट हो जाएगा। As substrate and polymerizes in a template dependent fashion following the rule of complementarity. बहुत बार हो गई ये सब बातें। If somehow also it somehow also facilitates, यही देखो, ये मैंने बोला, क्वेश्चन आप मार्क कर लेना। Opening of the helix and continuous elongation. Somehow लिखा है, एनसीईआरटी ने गोलमाल बात कर दी है, इसी को आप डिकोड कर लो। Somehow अभी कुछ पता नहीं है, ये अंडर रिसर्च चल रहा है, इसलिए यहाँ पे हेलिक्स भी है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज भी है। अनबाउंडिंग के लिए ट्रांसक्रिप्शन में पूछता है तो आप आरएनए पॉलीमरेज टिक कर दो, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी भी इसको फोकस कर रही है, और जब तक हेलिकेज के लिए पूछा नहीं है तब तक आप मत बताओ। ओनली अ शॉर्ट, ठीक है, एंड कंटिन्यूस इलोंगेशन। कल मैंने बताया था सीक्वेंस आपका क्या रहता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड फाइनली टर्मिनेशन। तो इनिशिएट हो गया प्रमोटर रीजन पे, स्ट्रक्चरल जीन फंक्शन करने लगा, इलोंगेशन चल रहा है, टर्मिनेशन आएगा, टर्मिनेट कर। दोनों में ही टर्मिनेशन कोड होते हैं। डीएनए में होता है टर्मिनेटर रीजन, आरएनए में होगा टर्मिनेटिंग कोडॉन। Only a short stretch of RNA remains bound to the enzyme. थोड़ा सा आरएनए बाइंड रहेगा, बाकी आपको दिख रहा है वो फ्री होता जाएगा, फ्लैंकिंग होगा। अब देखो यहाँ पे, once the polymerases reaches the terminator region, the nascent RNA, मतलब नया आरएनए जो कि हैंग कर रहा था, और ये थोड़ा सा पॉलीमरेज से जुड़ा हुआ फ्रेगमेंट है, ये पहुंच गया टर्मिनेटर रीजन पे, तो ये यहीं से हो गया कट, कोडिंग हो गई पूरी, टर्मिनेशन हो जाएगा। इतना नेसेंट आरएनए।
न्यूली फॉर्म्ड आरएनए, न्यू आरएनए भी बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ सो कॉल्ड द सो ऑल्सो द आरएनए पॉलीमरेज। अब कोई पॉलीमराइजेशन नहीं होगा तो यूनिट अलग हो जाएगी, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टोम। जैसे रेप्लिसोम था वैसे ये क्या है, ट्रांसक्रिप्टोन। तो ट्रांसक्रिप्टोन में भी कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स आते हैं, टोपोआइसोमरेज होता है, गायरेज होता है, ये सब होते हैं यहाँ पे। दिस रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। An intriguing question is that how is the RNA polymerase able to catalyze all the three steps, which are initiation, elongation and termination? इसके लिए आएगा एक एडिशनल फैक्टर, ये है फिर से आपका एमसीक्यू। एक आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चल रहा है कि उसको, अभी जैसे मम्मी लोग कैसे मल्टीपल काम करते हैं, ठीक है, वर्किंग वुमेन है तो और भी भयंकर हो गई हो, तो कब वो इंग्लिश में बात कर रही है, कब वो सास की सेवा कर रही है, कब वो बेटे को देख रही है, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि एक बंदी के कितने रूप हैं, ठीक है। लेकिन उनको कैसे पता चल रहा है कि कब उनको किस रूप में रहना है, तो इसका तो कॉन्सियसनेस है ना। उसी तरीके से आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चल रहा है कि उसको इनिशिएशन करना है, इलोंगेशन करना है या टर्मिनेशन कराना है, तो ध्यान दो यहाँ पे। The RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation. Alone वो क्या कर सकता है, elongation कर सकता है, ठीक है। जैसे मम्मी को बताने की जरूरत नहीं है कि खाना क्या बनना है, कैसे बनना है, वो पूछती जरूर है सबकी फरमाइश के लिए, बट बनाती अंत में अपनी मर्जी का है जो उनको सुटेबल होगा, ठीक है। तो elongation वो करते हैं, अकेले कर सकते हैं, लेकिन अगर सासू माँ ने कुछ कह दिया तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो बॉस को छोड़ना पड़ेगा, जॉब चली जाएगी। तो इनिशिएशन और टर्मिनेशन दोनों में उनको कुछ चाहिए जो उनको रीड करे, ठीक है। तो इट एसोसिएटेड ट्रांजिएंटली, ट्रांजिएंट वर्ड यूज किया था मैंने, एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के टाइम, थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, एक सर्टेन टाइम के लिए, परमानेंट नहीं है। तो ट्रांजिएंट विद इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिग्मा। अरे फिजिक्स में सिग्मा और रो आया होगा कहीं, वही सिग्मा और रो है, रो ऐसे होता है, सिग्मा ऐसे होता है। तो इनिशिएशन फैक्टर कौन है, सिग्मा, टर्मिनेशन फैक्टर कौन है, रो, RH O। क्लियर है बच्चा। लेकिन इलोंगेशन वो खुद कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज खुद इलोंगेशन कर ले रहा है, इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन के लिए उसको फैक्टर चाहिए, और जो फैक्टर उसके साथ बाइंड करेगा वही प्रोसेस वो करेगा। बेटा बात मत करोगे, बोर हो गए तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो। इनिशिएशन फैक्टर आएगा तो आरएनए पॉलीमरेज को पता चल जाएगा कि प्रमोटर रीजन पे वो बाइंड कर रहा है और उसको प्रोसेस को इनिशिएट करना है। रो फैक्टर आ गया तो रो फैक्टर के साथ बाइंड करते ही उसको पता चल जाएगा टर्मिनेटर रीजन आ गया है, वी हैव टू टर्मिनेट द मैकेनिज्म, और एमआरएनए टीआरएनए अपना अलग हो जाएगा एंड आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाएगा, फैक्टर अलग हो जाएगा, बीच में इलोंगेशन में कोई फैक्टर नहीं रहेगा। इलोंगेशन फैक्टर आप, मैंने बोला ना, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं रहेगा, पढ़ना IF1 IF2 EF1 EF2 ये सब क्या होते हैं, इलोंगेशन फैक्टर 1 2 3, बहुत इनके कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। आपको वहां पे फिर इसी प्रोसेस के मल्टी स्टेप हायरार्की देखनी पड़ेगी, पाथवे बनाने पड़ेंगे, तो मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में आएगा इस। टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ पे बस आपका आई के साथ सिग्मा एंड टर्मिनेट के साथ रो, एमसीक्यू रेडी है, इतना करो अभी। एसोसिएशन विद दीज फैक्टर अल्टर द स्पेसिफिसिटी, ये रीजन है, alter the specificity of the RNA polymerase is why responsible for by the binding of initiation or termination factor to either it initiate or terminate the process of transcription। अब इमेज दिया हुआ है, समझो। आरएनए प्रोमोटर वो रीजन हो गया जिस पे बाइंड करना है, किसके रिस्पेक्ट में, कोडिंग रीजन के रिस्पेक्ट में, पाइपलाइन एंड पे होगा, ठीक है। प्रोमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया है, आरएनए पॉलीमरेज सिंगल नहीं आएगा क्योंकि ये अभी इसको इंस्ट्रक्शन चाहिए किससे, सिग्मा फैक्टर से, तो ये करेगा इनिशिएशन, इनिशिएशन चल रहा है, एमआरएनए सिंथेसिस हो रहा है, बाकी सब फ्लैंक रहेगा, फ्री रहेगा, और थोड़ा सा आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड रहेगा ताकि वो सीक्वेंस ना टूट जाए।
जैसे ही टर्मिनेटर आएगा, टर्मिनेटर इलोंगेशन में देखो सिग्मा फैक्टर अलग हो चुका है, टर्मिनेटर के टाइम आरएनए पॉलीमरेज से रो फैक्टर ज्वाइन हो जाएगा, टर्मिनेट हो गया, फिर आरएनए पॉलीमरेज अपनी गली, रो फैक्टर अपने गली, आरएनए अपने गली। तो इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। अब हमारे प्यारे बच्चों ये बताओ जरा, ये बैक्टीरिया में जो आरएनए बना है ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? एनिमेशन में आपने देखा था न्यूक्लियस में सिंथेसाइज हुआ और साइटोप्लाज्म में आ गया, क्या वो बैक्टीरिया था? नहीं था, जल्दी बोलो नहीं तो थप्पड़ खाओगे। न्यूक्लियस कहाँ आएगा बैक्टीरिया में? तो उसको मूवमेंट करने की नीड है, बट प्रोकैरियोट के केस में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पैरेलली चल सकते हैं क्योंकि देयर इज नो बाउंड्री, नो साइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड। तो इस स्टैंड पे देयर इज पॉसिबिलिटी कि यहाँ राइबोसोम बाइंड कर रहा है, टीआरएनए आ रहा है और इधर से प्रोटीन भी सिंथेसाइज हो रहा है। तो एमसीक्यू है, याद रखना। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन takes parallelly in prokaryote but not possible कि it occurs parallelly in eukaryote because there is different segment, एक न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, एक साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। ओके, इन बैक्टीरिया since the mRNA does not require any processing, प्रोसेसिंग क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ पे इंट्रॉन्स नहीं है। देखो तुम लोग कर रहे हो मिक्स, मुझे लग रहा है चेहरे देख के, इंट्रॉन्स है नहीं तो कोई प्रोसेसिंग की नीड नहीं है, कोई स्प्लाइसिंग नहीं होगी, कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन आ गई है, उसको ले जाओ प्रोटीन सिंथेसिस करो। न्यूक्लियस है नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, राइबोसोम फ्री है साइटोप्लाज्म में, वो आके बाइंड कर लेंगे, एमआरएनए से टीआरएनए लेके इंफॉर्मेशन आया, प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो गई। दोनों चीजें क्लियर रखना। Processing to become active, and also since transcription and translation takes place in the same compartment, there is no separation of cytosol and nucleoplast or nucleus in bacteria. Many times the translation can begin much before the mRNA is fully transcribed. अलग होने के पहले, टर्मिनेट होने के पहले ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन चल सकता है। उसका रीजन आपसे पूछेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मार्क करो। Consequently, the transcription and translation can be coupled in bacteria. ठीक है? While in case of eukaryote, जरा पॉलीमरेज के टाइप्स ले आते हैं, बहुत दिन से देर से इजी पढ़ रहे हो और ये एनसीईआरटी है, अभी घबराओ मत। यूकैरियोट there are two additional complexities. एक तो इंटरवेनिंग सीक्वेंस है, मतलब मैच्योर होना पड़ेगा, इसको स्प्लाइसिंग करना होगा। दूसरा टाइप्स ऑफ आरएनए भी आ रहा है, पॉलीमरेज आ रहा है। देखो देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस इन एडिशन टू आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेल्स। कहाँ होंगे, कौन से ऑर्गेनेल की बात कर रहा है? यूकैरियोट कंपार्टमेंट, पॉलीमरेज सिंथेसाइज करेगा, कछु नहीं होगा, रोते रहो। डीएनए कहाँ कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। तो उनके अलावा भी हम कह रहे हैं न्यूक्लियस में 3 टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है। देयर इज ए क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, उनके काम डिफाइन है भाई, जो अलग अलग है तो वो अलग अलग काम करेंगे। 3 बहुएं आ गई, तीनों बहुएं के अलग अलग रोल है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब आरआरएनए, छोटी बहू को सारे काम दे दो। ठीक है, 28S आरआरएनए, एस क्या है फटाफट बताओ? Svedberg unit, sedimentation coefficient. rRNA is 28S, 18S and 5.8S. क्वेश्चन सॉल्व। आरएनए पॉलीमरेज 1 अगर ट्रांसक्राइब करेगा तो वो इन तीनों ही आरएनए में से किसी आरएनए को बनाएगा। Whereas the RNA polymerase third is responsible for the transcription of tRNA, transfer RNA, 5S rRNA and SNRNA, small nuclear RNA, small ribosomal RNA। ठीक है,
याद रखो दिया हुआ एग्जांपल, द आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब्स प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए द हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, दिस इज द एचएनआरएनए। ठीक है, अब यहीं पे एक छोटा सा रिएक्शन लिख लो, एचएनआरएनए प्रिकर्सर आरएनए है, ये एमआरएनए नहीं होता है, ध्यान रखना। इसमें होगी स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग के रिजल्टेंट आपका बन जाता है एमआरएनए, एंड एमआरएनए अब होता है मैच्योर, तो दिस इज प्रिकर्सर, दिस इज मैच्योर। ठीक है बेटा, आप इस पोर्शन को हाईलाइट कर लोगे, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस साल, चाहो तो लिख लो, 2022 का क्वेश्चन है ये पैराग्राफ। The second complexity is that the primary transcripts contain both the exon and introns and are non-functional. प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट तो कभी फंक्शनल हो ही नहीं सकती क्योंकि इंफॉर्मेशन ही हमें कंप्लीट नहीं मिलेगी। आपने टुकड़े टुकड़े में लिख के रख दिया तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। क्लियर? और जबकि टॉपिक का भी सेंस नहीं हो, कोई लिंक नहीं है, कुछ का कुछ क्लास चलती है, तो आपको कुछ समझ में आते हैं क्या? नहीं आता है ना सर, सेम वे में है यहाँ पे। तो एक्सॉन्स है इंफॉर्मेटिव, इंट्रॉन्स है इंटरवेनिंग, इंट्रॉन्स को करना पड़ेगा इसलिए रिमूव। Hence it is subjected to a process called splicing where the introns are removed and exons are joined in a defined order. किसके बाद कौन सा आएगा? That is again controlled. कोई भी सीक्वेंस कहीं जाके नहीं लग जाएगा, तो वो पोलैरिटी को मेंटेन रखे। HNRNA undergoes additional processing called as capping and tailing. फिर से क्या है कैप? मतलब आगे की तरफ अप स्ट्रीम कर दो कैपिंग, एंड डाउन स्ट्रीम कर दो उसकी पूंछ लगा दो टेलिंग। जैसे पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग को बैलेंस करने के लिए कभी कभी यहाँ पे देखे होगे ऐसे ऐसे खूब बढ़िया सा लगा लेते हैं। इन कैपिंग एंड अनयूजुअल, अब इंफॉर्मेशन आपकी एनसीईआरटी में ही है, न्यूक्लियोटाइड मेथाइल गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मेथाइल गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मेथाइल गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये आप याद रखना, इज एडेड टू द 5 प्राइम एंड, ये होता है कैपिंग, ऐसे लिखते हैं एमजी, कैपिंग के लिए यूज होता है। ऑफ एचएनआरएनए इंटेलिंग एडेनाइलाइट रेसिड्यू, एडेनाइलाइट रेसिड्यू मतलब ए, इसको बोलते हैं बेटा पॉली ए टेल, फटाफट लिख लो जरा तो, पॉली ए टेल, ये हो जाता है पूछ। तो जो प्रोसेसिंग चल रही है उसमें 3 प्रोसेस हो गई, एक तो स्प्लाइसिंग, दूसरा ऊपर की तरफ कैप लगा दो, नीचे की तरफ टेल लगा दो। तो ऊपर की तरफ मतलब 5 प्राइम एंड एमआरएनए है ये बेटा बनने जा रहा है, तो आपको उसका ही पोलैरिटी याद रखना है। जो सिंथेसिस हुई थी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गई थी, तो 5 प्राइम की तरफ कैपिंग कर दो एंड 3 प्राइम की तरफ टेलिंग कर दो। कैपिंग में 5 मेथाइल यूज होगा, ये याद रखो, एमजी यूज होता है, एंड टेलिंग में पॉली ए टेल होता है, इसको बोलते हैं एडनाइलेट रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब छोटी यूनिट, और ये छोटी कितनी छोटी है देख लो, 200 टू 300 ए होगा, तो इसको बोलते हैं पॉली ए टेल एट द 3 प्राइम एंड। और ये एमसीक्यूज है, खत्म हो। इट इज द फुल्ली प्रोसेस्ड एचएनआरएनए नाउ कॉल्ड एमआरएनए। तो फुल्ली प्रोसेस्ड एचएनआरएनए कह लो आप, या इसी को एमआरएनए कह लो, या मैच्योर एमआरएनए कह लो, सब एक ही बात है। दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। किसकी बात चल रही है? यूकैरियोट की। अगेन हम रिवाइज करा रहे, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। डीएनए के कोडिंग सीक्वेंस से, ठीक है, डीएनए के कोडिंग सीक्वेंस ने इंफॉर्मेशन ट्रांसक्राइब करवाई है विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट डीएनए।
टेम्पलेट डीएनए से कोड गया है, आरएनए बना है यूकैरियोटिक में, इस आरएनए को क्या बोलते हैं? एचएनआरएनए। एचएनआरएनए में क्या है? एक्सॉन प्लस इंट्रॉन। क्लियर? इंट्रॉन को हमको रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, या आप ये समझ लो प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए, प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए, प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए। ये एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा मन से पढ़ लो, हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स विच इज नोन एज स्प्लाइसिंग। सेकेंड स्टेप क्या है? कैपिंग। कैपिंग मतलब अपर साइड में होगा, अप स्ट्रीम में होगा तो 5 प्राइम एंड पे होगा 5 मेथाइलेट, इसको बोलते हैं एमजी, ठीक है, मेथाइलेट गुआनोसाइन का एंड आ जाता है, कैप बन जाता है। एंड थर्ड क्या है? टेलिंग। टेलिंग में आपको क्या रखना है? पॉली एडेनाइलेशन हो रहा है, एडेनाइलेशन पॉली मतलब पॉली ए टेल आती है, किधर है ये? 3 प्राइम एंड पे। ओके, ए एनसीईआरटी कहती है कितने ए हैं? अप्रोक्सीमेटली ए 200 टू 300। नोट्स हो गई कंप्लीट आपकी। और एज अ रिजल्टेंट अब जो आरएनए निकला है उसको आप बोल सकते हो क्या? प्रोसेस्ड एचएनआरएनए, क्योंकि इससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो प्रोटीन सिंथेसिस की, तो आप इसको क्या बोलोगे? एमआरएनए, या इसी को बोल रहे हो मैच्योर आरएनए। इज इट क्लियर? प्रोसेस समझ में आई? कुछ पूछना है यहाँ पे? डीएनए कोडिंग सीक्वेंस कंजर्व रहेगा, टेम्पलेट डीएनए से इस कोड को ट्रांसक्राइब कर लिया गया, इस कोड पे आ गया कॉम्प्लीमेंट्री का रूल फॉलो करके, लेकिन इसमें इंट्रॉन है इसलिए वहां पे कंटिन्यूअस प्रोसेस आपको नहीं मिल सकती है, कंटिन्यूअस सीक्वेंस नहीं मिलती है, तो इसको जाना पड़ेगा प्रोसेसिंग में। इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए, जिसमें एक मेजर प्रोसेस है इंट्रॉन्स को रिमूव कर लो, स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसियोसोम मॉडल होता है इसके पीछे। फिर होता है एक कैपिंग, दैट इज 5 एंड पे कैप लगा दो। फिर होता है एक टेलिंग, पॉली ए टेल लगा दो। और ये सब ऐसे फैशन के लिए नहीं हो रहा है कि उसको सजाया जा रहा है, ये सब रोल प्ले करते हैं राइबोसोम से बाइंडिंग में, क्योंकि फिर से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन वाली चीज को आपको सेव करके रखना है, तो वो सेव हो गया। क्लियर है? फातिमा समझ में? चलो रिमूव कर रहे हैं आज। चलो हम ग्रुप में सेंड कर देंगे अगर नहीं समझ। The significance of such complexities is now beginning to be understood. छूटत नहीं। The split gene arrangement represent probably an ancient feature of the genome. ये एंशियंट फीचर्स है जिसमें वेरिएशन से स्पीसीज आती जा रही है और अलग अलग टाइप के स्पीसीज आ रही है। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स, आपको एक मजे की बात अभी बता देते हैं, जब आप डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, आपको पता है फोरेंसिक बहुत सारी क्रिमिनल सीरीज देख रखी होगी, वहां फोरेंसिक टेस्ट होता है, तो आपके अंदर जो प्रोटीन बन रहा है वही प्रोटीन मेरे अंदर बन रहा है, तो कोडिंग सीक्वेंस से हम किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, इसलिए नॉन कोडिंग वहां पे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इंट्रॉन्स के कुछ रोल भी हैं, तो आपका फिंगरप्रिंट आपके नॉन कोडिंग रीजन की वजह से, इंट्रॉन्स की वजह से, रिपीटेड फ्रेगमेंट की वजह से, करेंगे वहां बात डिटेल में। बट अभी आप ये समझो कि ये जो मेरे फिंगरप्रिंट्स आए हैं इसके पीछे इंफॉर्मेशन जो है वो नॉन कोडिंग वाले इंट्रॉन्स की इंफॉर्मेशन की वजह से ही आते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। एक्सप्रेस के पैटर्न के लिए कोडिंग रोल प्ले करेगा, मतलब इसके पीछे जो मेटाबॉलिज्म हुई होगी, जो माइटोसिस हुई होगी, उसमें कोडिंग है, ओके, लेकिन ये सबके अलग अलग हैं, मतलब इंट्रॉन्स अलग। जब डीएनए सीक्वेंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैच कराई जाएगी तो तुम्हारे इंट्रॉन्स अलग है, मेरे इंट्रॉन्स अलग है, और उससे डिटेक्ट होता है कि एक्चुअल कल्प्रिट कौन है, या
फादर के आइडेंटिफिकेशन के लिए बेबी का जो डीएनए टेस्ट होता है उसके लिए भी यही रूल फॉलो होता है. The presence of introns is reminiscent of antiquity, and the process of splicing represent ठीक है. रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी मतलब ये सदियों से चला आ रहा है, एक तरीके से एंटिक है और प्रिजर्व्ड है, लेकिन वेरिएशंस भी है इसमें. तभी मदर फादर और बेबी इनके बीच में कुछ सिमिलरिटी बेबी की मदर से होती है, फादर से होती है, लेकिन कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं होता है. बच्चों में भाई बहन का मिल सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ सिमिलरिटी हाई हो सकती है, लेकिन कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं होते हैं. And the process of splicing represent the dominance of RNA world. ये भी ध्यान रखना पॉइंट है. In recent times, the understanding of RNA and RNA dependent process in the living system have assumed more importance. इसकी इंपॉर्टेंस आपको अभी रिसेंट में कोरोना के वैक्सीन सिंथेसिस में समझ में आ गई. कोरोना का जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज आरएनए. एक वैक्सीन बन रही है तो दूसरे स्ट्रेन रिपोर्टेड हो जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो म्यूटेट कर जा रहे थे. म्यूटेट कर जा रहे हैं तो वैक्सीन की एफिशिएंसी कितनी है ये डिटेक्ट करता है. ये कैसे मेजर होता है कि वो कितने म्यूटेशन को टॉलरेट कर सकता है. ओके. और अगेन इन सब के पीछे पूरी रिसर्च है कि कौन सी साइट म्यूटेट होने की प्रोबेबिलिटी कम रखती है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिपीट हो रहा है वो कम म्यूटेटेड हो सकता है. अगर आपने उस कम म्यूटेटेड वाले टारगेट के लिए वैक्सीन डिजाइन कर दी तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ऑलवेज कांस्टेंट चलेगा. ठीक है. और जो म्यूटेटेड पार्ट है वो म्यूटेट होके भले ही वेरिएशंस बना रहा है, लेकिन टारगेट हमारा वैक्सीन तो उस सीक्वेंस पे कर रहा है. कैसे हो जाती है वैक्सीन डिजाइन. स्प्लाइसियोसोम एक कॉम्प्लेक्स है जिससे स्प्लाइसिंग की यूनिट होती है. सिंपली एक आप इसको सिनेमेटोग्राफी के एडिटिंग से एनालॉग कर सकते हो कि जब शूटिंग होती है, जब कोई मूवी बनती है तो ऐसे नहीं कि वो 2 घंटे की बनी, 3 घंटे की बनी, वहां पे घंटों की शूटिंग चल रही है, सालों शूटिंग होता है. लेकिन जब वो आपके सामने पूरी प्रोसेस होके एडिटिंग के साथ आती है, सिनेमेटोग्राफी, वॉइस इफेक्ट, ठीक है, सब चीजें वहां पे यूज करके एनिमेशन वगैरह यूज करके बनाया जाता है, तो वो आपको इंटरटेन करती है, तब आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है. अगर सिर्फ आपको कह दिया जाए रोज आके शूटिंग देखने को तो आप देख नहीं सकते हो. ठीक है. 1-2 दिन अच्छा लगता है, अरे हीरो आ रहा है, अरे हीरोइन आ रहा है. उसके बाद वो इतनी बार एक ही चीज को टेक 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 चलता रहता है कि वो नहीं. लेकिन आप एक मूवी को इंटरटेनमेंट के पर्पज से देखते हो, दैट इज बिकॉज द रिमूवल ऑफ एंट्रॉन्स इज देयर. आप एनालॉजी रखोगे एडिटिंग. चलो इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया है. जेनेटिक कोड भी अपना कंप्लीट हो चुका है. जेनेटिक कोड का थोड़ा सा पोर्शन रह गया, ये देख लेंगे. उसके बाद टीआरएनए दिया हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है. ट्रांसलेशन को समझने के लिए थोड़ा सा टीआरएनए को समझेंगे, फिर ट्रांसलेशन पे चलेंगे. चलो बाय बेटा, रिवाइज करो.